हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में। अधिगम रीट 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अधिगम लर्निंग। इसमें से 2 या 3 या अधिकतम 4-5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इतना आप अगर पढ़ लेते हो तो रीट में बाहरी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला होता है अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आया पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। जिस अभ्यास अनुभव से अपने स्थायी परिवर्तन आता है, इससे ही अपेक्षाकृत यानी स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसे आप ध्यान रखना। अनुभव, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के फलस्वरूप, या तो अभ्यास से या अनुभव से या प्रशिक्षण के फलस्वरूप आया व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी अधिगम कहलाता, स्थायी हो परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और ये अधिगम नहीं है। बीमारी के कारण कोई परिवर्तन आ गया आप में तो अधिगम नहीं है। दवाई खाने के कारण आया परिवर्तन भी अधिगम नहीं है। थकान के कारण आया परिवर्तन भी अधिगम नहीं है। नशे के कारण भी अधिगम नहीं माना जाएगा। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन भी अधिगम नहीं होता है। प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्ट के कारण आया परिवर्तन, जैसे उबासी आना, डकार आना, ये भी अधिगम नहीं है। मूल प्रवृत्तियों के कारण आया परिवर्तन भी अधिगम नहीं माना जाता। इम्प्रिंटिंग के कारण आया परिवर्तन भी अधिगम नहीं होता। अभ्यस्तता के कारण आया परिवर्तन भी नहीं होता है। जैसे अभ्यस्तता होगी, किसी उद्दीपक को बार बार दिए जाने पर उसके प्रति हमारी प्रतिवर्ती यदि कमजोर हो जाए तो इसे अभ्यस्तता कहते हैं। जैसे रेल के पटरियों के पास अपना घर है, तो 2-4 दिन ऐसे लगेगा कि नींद जग जाओगे, बाद में धीरे धीरे अभ्यस्तता हो जाएगी अपने कानों को, तो वो वैसे हम जगते नहीं हैं। तो यही है अभ्यस्तता। आप सिंपल से शब्दों में समझ सकते हो। अधिगम की क्या क्या विशेषता रहने वाली है। अधिगम की विशेषता रहने वाली है, तो पहले अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्य के अनुसार चलती है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम होता है, अलग अलग क्रम होता है। इसमें अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम होता है, क्रम से सीक्वेंस से अधिगम होता है। अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। अकेले व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। अधिगम परिणाम नहीं प्रक्रिया होती है। अधिगम कोई परिणाम परिणाम नहीं है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से अलग है, निष्पादन से अलग प्रक्रिया है। हालांकि अधिगम का मापन निष्पादन से ही होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से अलग है। हालांकि अधिगम का मापन निष्पादन से ही होता है। अधिगम सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाला है, और सार्वकालिक हर समय चलता रहता है, और सार्वभौमिक सभी में होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें भावनात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक पक्ष भी होते हैं। भावनात्मक पक्ष भी होगा, क्रियात्मक पक्ष भी होगा, ज्ञानात्मक पक्ष भी होगा, तीनों पक्ष होंगे। अधिगम बाह्य दृष्टिकोण भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। बाह्य दिखने वाला दृष्टिगत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिखने वाला भी हो सकता है। सामान्यतः संज्ञानात्मक प्रक्रिया होने के कारण नहीं होता, दृष्टिगत दिखाई नहीं देता अधिगम। अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कोई गलत चीजें सीखना, सही चीजें सीखना सकारात्मक भी हो सकता है। अधिगम सदैव नया नहीं होता। पूर्व के व्यवहार का निषेध भी अधिगम, पूर्व के व्यवहार में परिवर्तन आना भी अधिगम ही होता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये आपको ये रटने जैसी वुडवर्थ की परिभाषा दे रखी है। सीखना विकास की प्रक्रिया बार बार पूछी भी जाती है। ये किसने कहा? वुडवर्थ साहब ने कहा। अधिगम समायोजन है, अधिगम से आप एडजस्ट करते हो, समायोजन कहलाता है। अधिगम और रुचि में गहरा संबंध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंटों को 5-10 बार पढ़ोगे तो ये आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। अधिगम स्थानांतरणीय है, ट्रांसपोर्ट फॉरेबल है, एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। अधिगम वातावरण के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन है। वातावरण के कारण जो भी परिवर्तन आता है व्यवहार में, जो अधिगम होता है। अधिगम सक्रिय, क्रियाशील और सृजनात्मक होता है। क्रियाशील और सक्रिय, क्रियाशील भी होगा, सृजनात्मक भी होगा। ये 17 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है। परिपक्वता आने से अधिगम प्रभावित होता है। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं होता। शरीर में चेंजेज आए वो परिपक्वता के कारण, वो अधिगम नहीं है। यद्यपि परिपक्वता के अभाव में अधिगम होना भी असंभव है। परिपक्व नहीं होगे तो अधिगम भी होना असंभव है। इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें। अधिगम उद्दीपक व अनुक्रिया के संबंध बन जाता है। अधिगम अधिगम में उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध बन जाता है। अब देखने वाले हैं अधिगम के सोपान कौन कौन से रहते हैं। ये डेसियल ने दिए थे 6 चरण। बाकी एक आपको ध्यान रखना है, अधिगम स्टार्ट आवश्यकता से होता है या अभिप्रेरणा से, ये आप ध्यान रखना। दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य, किसी चीज का उद्देश्य होगा, आवश्यकता होगी, उद्देश्य, फिर उसमें बाधा आएगी,
अनुक्रिया की जाएगी, फिर पुनर्बलन या सबलीकरण होगा, फिर एकीकरण या सामान्यीकरण किया जाएगा। आपको एक ही पॉइंट याद रखना, आवश्यकता से अधिगम होता है। ये सोपान किसने दिए? डेसियल ने 6 चरण दिए है। अधिगम के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत आता है पावलोव का। पहले इनकी सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है, जो जो लिख रखा है उसे आप 2 बार रिवाइज करोगे। ये आपको पीडीएफ स्मार्ट लर्न चैनल पे ऊपर मिल जाएगी, वहाँ आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रवर्तक है इवान पावलोव। ये रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। कुत्तों पर प्रयोग किया। ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते, पावलोव ने किन पर प्रयोग किया? तो आपको ध्यान रखना कुत्तों पे किया। 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नाम बार बार पूछा जाता है। इनका नाम रहने वाला सिद्धांत का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। आप इंग्लिश वाला नाम याद रखोगे तो बेटर रहेगा। इन्हें प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन भी कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया भी कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसीलिए आप इंग्लिश वाला याद रखें, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दी। पावलोव ने क्या प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। पहले अनुबंधन यानी उससे लगा चीज के कनेक्ट नहीं हुई, उससे पूर्व यूसीएस का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे इवान पावलोव ने रोटी डाली कुत्ते के आगे, यूसीएस अनकंडीशन बिना कंडीशन स्टिमुलस था, उद्दीपक था। और यूसीआर स्वाभाविक अनुक्रिया, उससे स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स लार आना स्वाभाविक बात है। तो ये हो गया अनुबंधन से पूर्व की बात। और सीएस कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया, अनुबंधित उद्दीपक घंटी हो गई। ठीक है, अनुबंधन के दौरान अनुबंधन हो रहा है अब, इसलिए इस दौरान घंटी भी बजाई, सीएस अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट्स, घंटी यूसीएस, रोटी भी दी, घंटी और रोटी साथ में दी, और तब लार आई यूसीआर। फिर अनुबंधन हो गया, बार बार कई बार प्रयास करने के बाद अनुबंधन हो गया। अनुबंधन के बाद ये बात निकली, अनुबंधन के बाद यूसीएस सिर्फ घंटी बजाई तो भी कुत्ते के मुंह में लार आई, तो उसका कंडीशन बन गई कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट्स, घंटी बजाई तो लार आना, अनुबंधित अनुक्रिया लार आई। तो यही तो सिंपल सा नियम है पावलोव का। आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रख पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने मित्र के घर गली में कुत्ते ने काट लिया, वह मित्र के घर की गली जाने से डरता है। क्यों डरता है? इसमें अपने को चीज़ें याद करनी है। यूसीएस तो हो गया किस चीज़, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिससे डरता है बिना कोई कंडीशन, कुत्ते से डरता है। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, बिना कंडीशन, कोई कंडीशन के बगैर भी डर रहा है। कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, कंडीशन होगी उस गली में, उस घर की गली में जाने पर डरता है। कंडीशनल रेस्पॉन्स भी डर हो गया, डरता है, कंडीशनल रेस्पॉन्स भी। ये सिंपल और क्वेश्चन आप देख लेना। महत्वपूर्ण अवधारणाएं, इससे कौन कौन सी अवधारणाएं निकली इस नियम से? इससे महत्वपूर्ण एक अवधारणा निकली विलोपन। विलोपन एक अनुबंधन के पश्चात, जैसे अनुबंधन हो गया उसके पश्चात एक समय तक केवल सीएस यानी घंटी प्रस्तुत करने से और यूसीएस प्रस्तुत ना करने से यानी रोटी ना देने से अनुक्रिया लुप्त हो जाती है, लार आना बंद हो जाती है। केवल घंटी बजाने पर एक समय बाद लार आना बंद कर देना, यानी विलोपन हो गया अनुबंधन का। विलोपन का प्रतिरोध, विलोपन का प्रतिरोध बताता है कि अनुबंधन की प्रक्रिया कितनी दृढ़ता से हुई, यानी कितना अच्छा बॉन्ड बना से हुई, क्योंकि अनुबंधन जितना मजबूत होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा हो, भूलने में उतना ही अधिक समय लगेगा। अनुबंधन ज्यादा बेस्ट बढ़िया हुआ, अच्छी तरीके से हुआ, तो विलोपन भी होने में अधिक समय लगेगा। उद्दीपक सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन, सामान्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया। जैसे कोई बाइक से गिरा तो उस जैसी सारी बाइकों से डर लगेगा, चढ़ने पर बैठने पर डर लगेगा। ये उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया। जैसे कुत्ते के काटने पर सारे कुत्तों से डरना, या बिल्ली से डरने से सारी बिल्लियों जैसे डरना। फिर विभेदन करना, ये सामान्यीकरण का उल्टा है, विपरीत है। अर्थात उद्दीपकों में अंतर कर पाना। जिस गली में कुत्ते ने काटा उस गली में जाने से डरना, जिस गली में कुत्ते ने काटा उसी गली में जाने से डरना, अन्य गली से नहीं डरना, अन्य कुत्तों से भी नहीं डरना। ये विभेदन हो गया।
अलग करना। तो एक क्वेश्चन आया सही विकल्प, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, यूसीएस यूसीआर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे? कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मिलता है। ये क्रम से हो गया। अब द्वितीय श्रेणी या उच्च श्रेणी अनुबंधन कैसे होगा? जब वातावरण में उपस्थित अन्य अनुबंधित उद्दीपक के साथ अनुबंधन हो जाए तो इस प्रकार हो कि पहले का अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक की तरह काम करे। पावलोव ने प्रकाश की किरणों का प्रयोग किया। जैसे पावलोव आता, ये रूम बंद रखा था पावलोव का, या कुत्ता बांध रखा था, पावलोव सीढ़ियों से आता, लाइट जलाता, घंटी बजाता और रोटी डाल देता। तो अब पावलोव को आता देख सीढ़ियों में पैर की आवाज भी, वैसे काम द्वितीय उच्च श्रेणी का अनुबंधन हो गया था। लाइट ऑन करता तो कुत्ते के मुंह में लार आने, कुत्ते को पता चल जाता कि अब घंटी बजेगी, रोटी डाली जाएगी। तो ये द्वितीय उद्दीपक का काम करती थी लाइट। स्वतः पुनर्लाभ, अपने आप पुनर्लाभ होना, जैसे अनुबंधन के पश्चात विलोपन हो जाना। कुछ समय बाद विलोपन हो गया कि एक निश्चित समय अंतराल रखते हुए यदि प्राणी के समक्ष पुनः अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो अनुक्रिया प्रकट हो जाना ही स्वतः पुनर्लाभ। बाद में घंटी घंटी बजेगी तो विलोपन हो गया। विलोपन हो जाने के बाद कुछ समय बाद आप घंटी बजाओगे तो भी उस कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। ये स्वतः पुनर्लाभ है। एक दो बार करोगे तो ये स्वतः पुनर्लाभ हो जाएगा। अनुबंधन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं जो अनुबंधन को प्रभावित करते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक के प्रकार होते हैं दो, एक प्रवर्त्यात्मक, एक विमुखी। परिवर्त्यात्मक में प्रसन्नता की अनुक्रिया जैसे रोटी पर लार, विमुखी में दुखी अनुक्रिया जैसे कोई दुर्घटना का डर, बाइक से गिरने पर उससे डरना। ये विमुखी में अनुबंधन बहुत जल्दी होता है, परिवर्त्यात्मक में धीमी गति से होता है। यानी विमुखी उद्दीपक से शीघ्र अनुबंधन होता है, एक या दो पहली बार में ही हो जाता है या दूसरे प्रयास में हो ही जाता है। उद्दीपक के मध्य समय अंतराल से एक तो पश्चगामी अनुबंधन, पहले यूसीएस यानी भोजन, बाद में सीएस कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट घंटी बजाना। एक अग्रवर्ती अनुबंधन, पहले सीएस पहले घंटी बजा दी, बाद में यूसीएस भोजन दे दिया। और तीन इसके अग्रवर्ती के तीन प्रकार है, एक तो सैकालिक यानी साथ साथ यूसीएस और सीएस यूसीएस साथ साथ घंटी भी साथ में भोजन भी साथ में दे दिया। एक अवशेष, पहले सीएस आकर समाप्त हो गया, पहले घंटी बज के समाप्त हो गई, फिर भोजन दिया यूसीएस दिया। एक विलंबित पहले सीएस आता है फिर और जारी रहता है, उसी के साथ यूसीएस आता है और दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले घंटी स्टार्ट हुई चलती रही, बीच में भोजन आया, अंत तक लास्ट तक दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें पश्चगामी अनुबंधन में अनुबंधन की संभावना सबसे कम होती है। पश्चगामी अनुबंधन में संभावना सबसे कम होती है क्योंकि पहले भोजन आ गया, बाद में घंटी आ गई, यह बात है। और आगे देखते हैं, विलंबित अनुबंधन की संभावना सबसे शीघ्र होती है। विलंबित अनुबंधन में देखो, विलंबित अनुबंधन पहले घंटी स्टार्ट होगी, साथ साथ चलेगी, भोजन चलेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है अनुबंधन होने की और सबसे कम होने की तो पृष्ठगामी अनुबंधन में सबसे कम होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं आगे। ये पावलोव के सिद्धांत हो गए। एक दो बार पीडीएफ को आप वापस पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसी में से क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और रीट में आगे आ रखे हैं, वो भी देख लेना। मैं पीडीएफ दे दूंगा क्वेश्चनों की भी, कैसे क्वेश्चन आते कैसे नहीं आते, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इन नोट्सों में बहुत फैक्ट लिख रखे हैं, तो आप इस फैक्टों को ध्यान रखें हर किसी मनोवैज्ञानिक के बारे में। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं हम, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक को ये सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन देंगे जिसमें थॉर्नडाइक होगा और थॉर्नडाइक ही राइट होगा। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक का लेखन, ये पुस्तक किसकी है? एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक की है। बिल्लियों पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। प्रयास ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। एसआर बॉन्ड साइकोलॉजी, ये भी थॉर्नडाइक का है। इसे टाइप एस थ्योरी भी कहा जाता है और इन्हें संबंधवाद संयोजनवाद भी कहा जाता है। और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाना ही अधिगम है, इन्होंने कहा संबंधवाद संयोजनवाद ने। इनने अधिगम के नियम प्रस्तुत किए हैं, अधिगम के नियम दिए। मुख्य नियम, ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन से मुख्य नियम है कौन से? मुख्य नियम में तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और गौण नियम है बहु अनुक्रिया का, बार बार अनुक्रिया का, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम
और साहचर्य परिवर्तन का नियम दिया है। ये मुख्य, और ये आप इसका इसे लिख कर कहीं चिपका लीजिए और ये याद कर लेना कि मुख्य नियम 3 ही है, बाकी अन्य नियम गौण नियम है। पहले मुख्य नियम देखते हैं। तत्परता का नियम, कि इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। तैयारी, जब किसी प्राणी का स्वयं सीखने के लिए तत्पर ना हो तो उसे कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। जैसे घोड़े को तालाब तक तो लाया जा सकता है, पर पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिसे सीखना है वो सीखेगा, बाकी तो वीडियो छोड़ के वैसे ही जाएंगे। अभ्यास का नियम, लगातार अभ्यास करने से उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध की शक्ति बढ़ती है, संबंध हो जाता है। इसके दो उपनियम दिए, एक तो उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का। एक तो उपयोग होगा तो बढ़ेगी, एक अनुपयोग का भी नियम दिया है। इसे सिंपल आपको याद रखना है। वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन अभ्यास के नियमों में से ही आ जाते हैं, वैसे थोड़े के डायरेक्ट नियमों में से ही पूछ लेते हैं। प्रभाव का नियम, संतोष का नियम भी कहते हैं इसे। ये सीखी गई अनुक्रिया का बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है, तो इसे बार बार दोहराता है। कोई अच्छा प्रभाव डालेगा, संतोष मिलेगा, तो आप बार बार दोहराने का प्रयास करोगे। जैसे आपको मनोविज्ञान अच्छी लगी तो बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे। स्किनर का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। आगे स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, वो प्रभाव के नियम के आधार पर भी आधारित है। आगे चलकर थॉर्नडाइक ने अपने नियमों का संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया। आंख पर पट्टी बांधकर किए गए प्रयोगों द्वारा आंख पर पट्टी बांधकर प्रयोग किया, बार बार सीधी रेखा खींचने की जैसी कोशिश। उन्होंने समझाया कि कोरा अभ्यास करने से अनुबंधन की शक्ति बढ़ जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। प्रभाव के नियम में संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्रशंसा संबंध की शक्ति को बढ़ाते हैं, किंतु दंड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसने कहा? ऐसे स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। गौण नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बार बार अनुक्रिया कर सही अनुक्रिया करने से पहले व्यक्ति बहुत सी गलत अनुक्रिया करता है। बार बार, जैसे गणित के क्वेश्चन बार बार कोई गलत हो रहा है तो उससे सही अनुक्रिया उसमें सुधार करता है, अंत में सही निर्णय पर पहुंचता है। इस नियम का आधार अभ्यास का नियम है। ऐसे बार बार पूछता है, इस नियम का आधार कौन सा है? प्रयास और त्रुटि के विचार को चरितार्थ करता है ये नियम बहुअनुक्रिया का। एक मनोवर्ती का नियम, सीखने के लिए व्यक्ति को मानसिक दशा सीखने के अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है तो फिर आप कैसे सिखा सकते हो? अनुकूल होना आवश्यक है। उचित मनोवर्ती पर होने पर ही तत्परता आती है। ये तत्परता का नियम जैसा हो गया। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया करना, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति समुचित परिस्थिति नहीं अपितु इसके एक पक्ष के प्रति अनुक्रिया करता है, पूरे एक पक्ष के प्रति अनुक्रिया करता है। आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, दो उद्दीपकों के मध्य जितनी समानता होगी, जैसे साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में समानता, सादृश्यता होगी, अनुक्रिया भी उतनी ही समान होगी, तो समान अनुक्रिया होगी। साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, उद्दीपकों में साहचर्य समानता साहचर्य परिवर्तन है। ये पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के समांतर है। अभी पढ़ा ना पावलोव का शास्त्रीय कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनल, थॉर्नडाइक के समांतर है। थॉर्नडाइक ने इसके लिए स्टैंड अप का प्रयोग किया, एक स्टैंड अप का बार बार प्रयोग किया। ये देखते हैं आगे। वॉटसन बहुत सबसे छोटा है। वॉटसन में लिमिटेड अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, दूसरी जगह से नहीं आएगा। वॉटसन का प्रयोग है। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। एक तो यही क्वेश्चन बन रहा है। इन्होंने प्रयोग 11 माह के शिशु पर किया, इसका नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। किसने किया? वॉटसन ने किया। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट याद रखना, ये अनुबंधन से संबंधित है। उद्दीपक सामान्यीकरण की पुष्टि की इन्होंने। वॉटसन का ये कथन बहुत फेमस है, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँगा वैसा बना सकता हूँ, जैसे वातावरण में रखूँ, जैसा करवाना चाहूँगा बनाना चाहूँगा वैसा बन जाएंगे। तो आगे का नियम है गत्री का नियम, ये पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीड के साइकोलॉजी के सारे वीडियो यहीं मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब